सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है फैक्ट क्लिकर के इस सेशन में, जहां पर हम इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के इवेंट्स 5 मई 2025 के इस डेट पर कवर करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। लगातार आप सभी इस सेशन में आ जाइए और अपने तरफ से इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक और शेयर देते जाइए। ये सेशन आप सभी कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स के लिए है जो अपने एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जो मैंने पिछली क्लास में आपको होमवर्क दिया था, उसी क्वेश्चन का सबसे पहले हम आंसर एनालिसिस कवर करेंगे। क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था कि व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द वेव्स बाजार। अभी वेव्स काफी चर्चा में रहा, लगभग 4-5 दिन का इवेंट ये मुंबई में चला है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये वेव्स बाजार है क्या। ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहला, शोकेसिंग आर्टिसनल क्राफ्ट एंड स्टूडेंट डिजाइन मर्चेंडाइज। ऑप्शन बी, empowering global media and entertainment industry connections. ऑप्शन सी, सेलिंग ऑडियो विजुअल गियर या फिर फीचरिंग इंटरैक्टिव गेमिंग डेमोस एंड वीआर एक्सपीरियंसेस। तो वेव्स में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गए थे। उन्होंने इस आपके आयोजन का उद्घाटन भी किया था और भारत सरकार के कई मंत्री भी इसमें पहुंचे हुए थे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है, आप सभी उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब ऑप्शन बी क्यों है, सबसे पहले हम वेव्स बाजार को समझेंगे। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वेव्स बाजार इज अ वन ऑफ अ काइंड ई मार्केट प्लेस है। क्या है? ई मार्केट प्लेस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है। और मार्केट प्लेस में क्या होता है, किसी भी विषय वस्तु को खरीदा या फिर बेचा जाता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दैट ब्रिंग्स टुगेदर स्टेक होल्डर्स फ्रॉम अक्रॉस द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्पेक्ट्रम, जिसमें फिल्म, टेलीविजन, एनिमेशन, गेमिंग, एडवर्टाइजिंग, एक्सआर, म्यूजिक, साउंड डिजाइन, रेडियो और भी अत्यधिक चीजें आपकी आती हैं। तो इसमें एक मीनिंग कोलाब्रेशन को सिक्योर किया जा सके और ई मार्केट प्लेस के माध्यम से अपनी जो कलाएं हैं उसको बेचा जा सके, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है। अब इसका लॉन्चिंग अगर हम देखें, वेव्स बाजार वाज ऑफिशियल लॉन्च ऑन 27 जनवरी 2025 एट द नेशनल मीडिया सेंटर न्यू दिल्ली बाय श्री अश्विनी वैष्णव, जो अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैं, रेलवेज के मिनिस्टर हैं और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इनको मिनिस्टर आपका बनाया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका सही होता है। शुरुआत करेंगे आज की इस 5 मई 2025 के सेशन की अपने पहले इवेंट के साथ, और ये भारत के लिए, भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए एक सबसे बड़ी वृद्धि और विकास का कार्य करेगा, क्योंकि डीआरडीओ कंडक्टेड मेड एंड फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। तो आपको एक प्रकार का ये गुब्बारा दिखता होगा, बैलून दिखता होगा, लेकिन भारत की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है ये इसको काफी बढ़ाएगा। इसमें कहा गया कि जो भारत की डीआरडीओ है, इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा पहला फ्लाइट ट्रायल आपका किया गया है स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का। कहां से किया गया है? मध्य प्रदेश के शिवपुर ट्रायल साइट से आपका किया गया। तो लोकेशन आपको पता रहे, किस ऑर्गन ने इसको डेवलप किया है, इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। सो दिस डेवलप्ड बाय द एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ये डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है और ये स्थित है उत्तर प्रदेश के आगरा में। द एयरशिप वाज लॉन्च कैरिंग एन इंस्ट्रूमेंटल पेलोड टू एन एल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 17 किलोमीटर। तो ये 17 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक आपको ले जाया गया और इसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट हमारे डीआरडीओ को करने थे उसको सक्सेसफुली कर भी दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इसका यूज डेटा फ्रॉम ऑनबोर्ड सेंसर वाज रिसीव्ड एंड वुड बी यूटिलाइज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी फिडिलिटी सिमुलेशन मॉडल्स फॉर फ्यूचर हाई एल्टीट्यूड एयरशिप फ्लाइट्स। अब क्या होता है कि कभी कभी मौसम के खराब होने के कारण या फिर किसी और परिस्थिति में हमको जो डेटा होते हैं स्पेस से वेव्स के माध्यम से नहीं मिल पाते हैं। इस कारण से इस स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का आपका गठन किया गया, बनाया गया। तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी सस्ती भी पड़ेगी और 17 किलोमीटर काफ़ी एक अच्छी ऊंचाई होती है, तो वहां तक हम इसको भेज पाएंगे और अपने डेटा सिग्नलिंग के प्रोसेस को पूरा कर पाएंगे। इसमें कहा गया है कि envelope pressure control and emergency deflation system were deployed in the flight for their performance evaluation. Trial team recovered the system for further investigation. The total duration of the flight was
अबाउट 62 मिनट्स। तो लगभग 1 घंटे तक इसका फ्लाइट टेस्टिंग किया गया और ये टेक्नोलॉजी विश्व के बड़ी चुनिंदा देशों के पास है। जैसे हॉट एयर बैलून आपने अमेरिका में देखा होगा, आज से 2 साल पहले एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि अनवांटेड जैसा एयर बैलून अमेरिका में दिखा था, जिसको अमेरिका के द्वारा उसको अपने एयरक्राफ्ट के माध्यम से ध्वस्त किया गया था। तो उसी तरीके का डेटा गैदरिंग ये सिस्टम है जो कि हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर जो है हमारे कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएगा। अब बात करते हैं रक्षा अनुसंधान विकास संगठन की। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है और ये मिलिट्री से रिलेटेड रिसर्च डेवलपमेंट किया करते हैं। इनका हेडक्वार्टर हमारे दिल्ली भारत में है, नई दिल्ली में है, डीआरडीओ भवन में है और बलयस्य मूलम विज्ञानम इनका मोटो है। इनके टोटल अभी तक 14 चेयरमैन हो गए हैं। अभी के करंट चेयरमैन को देखें तो समीर वी कामत हैं, 2022 से लेकर अभी तक हैं और मेरे ख्याल से इस साल ये रिटायर होंगे। ठीक है, इनसे पहले डॉक्टर जी सतीश रेड्डी थे और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वैज्ञानिक सलाहकार यानी कि साइंटिफिक एडवाइजर हैं। पहले डीआरडीओ के जो चीफ थे उनका नाम था दौलत सिंह कोठारी 1948 से लेकर 1961 तक सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा। इसके बाद आपका सूरी भगवंतम 1969 से 1969 तक, ठीक है, 61 से लेकर 69 तक। तो अलग अलग कार्यकाल होते हैं, सरकार जैसा चाहती है वैसे अधिकारियों को आपका चुनती है। ये साइंटिस्ट होते हैं और डीआरडीओ ने बहुत कुछ दिया है हमारे आर्म फोर्सेस को। दूसरा, अभी पिछले ही साल हमारे भारत सरकार के द्वारा टोटल 9 मेंबर पैनल को आपका फॉर्म किया गया था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की कि कैसे हम डीआरडीओ में बड़ा बदलाव ला सकें। क्योंकि मैं आपको बता दूं, डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी और हर साल इनकी जो एनिवर्सरी होती है वो 1 जनवरी को मनाई जाती है। इतनी बातें आप सभी जरूर याद रखें। इसी के साथ आगे हम बढ़ेंगे। आज 5 मई है, 5 मई को पूरा विश्व वर्ल्ड पोर्टुगीज लैंग्वेज डे मना रहा है। तो हर साल 5 मई को इस दिन को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2009 में कम्युनिटी ऑफ पोर्टुगीज स्पीकिंग कंट्रीज के द्वारा की गई थी और इंटर गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा कि हम यूनेस्को के साथ पार्टनरशिप करके इस वर्ल्ड पोर्टुगीज लैंग्वेज डे को मनाएंगे। बहुत सारे देशों में पोर्टुगीज लैंग्वेज आपकी बोली जाती है, तो इसलिए इनकी आइडेंटिटी को बरकरार कर रखने के लिए पोर्टुगीज लैंग्वेज एंड लूसोफोन कल्चर्स आपका मनाया जाता है। In 2019, the 40th session of the UNESCO's General Conference decided to proclaim 5th May of each year as वर्ल्ड पोर्टुगीज लैंग्वेज डे। तो यूनेस्को ने कहा कि देखिए 2019 से हम ऐसा शुरुआत कर लेते हैं कि इस भाषा को भी हम अपने तरफ से स्वीकारता देंगे और इसको हर साल मनाएंगे। तो पोर्टुगीज लैंग्वेज जो है मोस्ट वाइड स्प्रेड लैंग्वेज है वर्ल्ड की, जिसको 265 मिलियन स्पीकर्स के द्वारा बोला जाता है और मेनली जो है इसको सदर्न हेमिस्फीयर में भी कई लोग बोला करते हैं। यहाँ पर जो यूनाइटेड जनरल असेंबली के सेक्रेटरी हैं जिनका नाम एंटोनियो गुतेरस है, उनके द्वारा कहा गया लैंग्वेजेस ऑफ अ ग्लोबल कम्युनिकेशन सच एज द पोर्टुगीज लैंग्वेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग, अफेक्शन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कोएग्जिस्टेंस among peoples and other citizens of the most distinct geographical origins। अगर हम पोर्टुगीज के बारे में बात करें तो ये एक रोमांस लैंग्वेज है जिसको पुर्तगाल, ब्राजील के द्वारा बोला जाता है। इसके अलावा अंगोला, मोजाम्बिक, कैप वर्डे में भी इस भाषा को बोला जाता है। इट इज द 5th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ग्लोबली एंड एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन सेवरल नेशंस इंक्लूडिंग पुर्तगाल एंड ब्राजील and other showcasing its international presence and cultural significance। अगर आप पुर्तगाल को देखोगे तो अटलांटिक ओशन के पास है, जहां पर ये कंट्री स्पेन से आपका बॉर्डर लगाया करती है। इसकी कैपिटल लिस्बन है। कॉन्टिनेंट यूरोप अफ्रीका में आता है। प्रेसिडेंट अभी के इनके मार्केलो रिबेलो डी कूजा है डिसूजा और गवर्नमेंट रिपब्लिक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज पोर्टुगीज है। ठीक है, तो आपने इन बातों को जान लिया है, इनको आप अपने नोट्स में नोट डाउन करते जाइए और इस फ्लैग ट्रिकल के चैनल को अपनी तरफ से सब्सक्राइब भी करते चलिए। तो नेक्स्ट इवेंट जो हमारा है वो है अंगोला साइंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस एग्रीमेंट। अंगोला एक देश है
भारत का काफ़ी खास मित्र भी है और अभी अंगोला के राष्ट्रपति और उनका पूरा डेलीगेशन भारत में आया हुआ था, जहां पर बहुत सारे एग्रीमेंट्स भारत ने अंगोला के साथ साइन कर लिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन एग्रीमेंट शामिल है। साथ ही साथ भारत ने अंगोला के रिक्वेस्ट पर इनको 200 मिलियन यूएस डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट डिफेंस प्रोक्यूरमेंट के लिए प्रोवाइड किया है। ठीक है, कि आप चलिए हमसे पैसा ले लीजिए और जो भी डिफेंस प्रोक्यूरमेंट आपको करना है हमारी तरफ से, हमारा, वो आप जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उनको सम्मानित किया गया, इनसे बात की गई और डेलीगेशन यहाँ पर बैठा, जहाँ पर हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे नीति आयोग के चेयरमैन, प्रधानमंत्री, सभी लोग इसमें आए हुए थे। In his remark during the press statement, Prime Minister Modi said, "It is a historic moment and that President of Angola is visiting India after 38 years." तो 38 साल के बाद अंगोला के राष्ट्रपति भारत में आपके आए हुए थे। वहीं पर इस एग्रीमेंट में कहा गया कि भारत और अंगोला इस साल अपनी 40वीं वर्षगांठ को भी मना रहे हैं, अपने डेमोक्रेटिक के 40वीं वर्षगांठ को मना रहे हैं। बट आवर टाइज आर मच ओल्डर एंड डीपर देन दैट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। When Angola was fighting for its freedom, Bharat stood by it with unwavering faith and friendship. वहीं पर अगर हम बात करें दोनों कंट्रीज के MOUs की, तो दोनों देशों के द्वारा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिसमें आयुर्वेद आता है उस पर कोऑपरेशन किया गया, कोऑपरेशन ऑन एग्रीकल्चर किया गया, और हम कल्चर में कैसे अपने आप को वर्ष 2025 से 29 तक बढ़ा सकते हैं उसको भी लाया गया। अंगोला के अभी के प्रेसिडेंट का नाम जोआओ मैनुअल गोंसाल्वस है। ठीक है, तो इनका नाम भी आप सभी जरूर याद रखिए। यहाँ पर कहा गया है कि जो अंगोला है वो आईसे का 123rd मेंबर बना है। तो अगर आपके ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जरूर बता लीजिएगा। अंगोला साइन दैट आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एंड बिकेम द 123rd मेंबर ऑफ द आईएसए। तो 123 देश जो है इस एग्रीमेंट में शामिल हो चुके हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, वी हैव ऑल्सो इन्वाइटेड अंगोला to join India's initiative like Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, Big Cat Alliance and Global Biofuels Alliance। हम जानते हैं कि जो पेट्रोल हैं, डीजल हैं, ये एक लिमिटेड समय के लिए हैं, बस आने वाले 50 साल तक, उसके बाद ये समाप्ति की ओर है। तो हमें बायोफ्यूल्स पर जाना है, हमें सोलर पर जाना है, ठीक है, हमें नवीन ऊर्जा पर जाना है, और इस कारण से भारत सभी देशों को इन्वाइट करता जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वी एक्सटेंडेड हिज बेस्ट बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्सटेंडेड हिज बेस्ट विशेस टू अंगोला फॉर इट्स चेयरमैनशिप ऑफ द अफ्रीकन यूनियन। जैसे यूरोपियन यूनियन है उसी प्रकार से अफ्रीकन यूनियन है। और मैं आपको बता दूं, जब भारत ने वर्ष 2023 में G20 की प्रेसिडेंटशिप की थी तो उसी समय आपके अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया था, और उसके बाद से G20 प्लस के नाम से अब जाना जा रहा है। भारत और अंगोला के बीच में लिस्ट ऑफ आउटकम्स की आपका एग्रीमेंट किया गया है, जिसमें सबसे पहला क्या है, MOU ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेद एंड अदर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। दूसरा, MOU ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन प्रोग्राम एंड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ अंगोला इन डोमेन ऑफ कल्चर। आईसे में दोनों ने पार्टिसिपेट किया। द गवर्नमेंट ऑफ भारत हैज अप्रूव्ड द अंगोलियन रिक्वेस्ट ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट $200 मिलियन का, हमने डिफेंस प्रोक्यूरमेंट के लिए इनको लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये आईसे होता क्या है। सबसे पहले तो ये भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है, जिसको हिंदी में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कहा करते हैं। और इस संधि को सबसे पहले 30 नवंबर 2015 में भारत और फ्रांस के सहयोग से साइन किया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 जो पेरिस समझौता था उसी के दौरान इसको साइन किया गया था, और हम विश्व में जो है सोलर ऊर्जा को लगातार बेहतर बनाते जाएं। आईसे बिकम अ लीगल एंटिटी ऑन 6 नवंबर 2017 आफ्टर 15 कंट्रीज रेटिफाइड द ट्रीटी। एज ऑफ 8 मार्च 2018 60 कंट्री हैव साइंड। ठीक है, अब तो इसमें 123 कंट्री आपके आ चुके हैं। तो ये भारत के लिए और फ्रांस के लिए, दोनों के लिए बहुत ही बड़ी बात है। इसी के साथ मैं आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इवेंट बताना चाहूंगा जिसका नाम है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो इस यूथ गेम को 4 मई से लेकर 15 मई तक बिहार में आपका आयोजित किया जा रहा है। खेल के रंग बिहार के संग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको वर्चुअली आपका इनॉग्रेट किया गया, और इस बार
इसके मैस्कॉट के रूप में, मैस्कॉट को हिंदी में मैंने आपको पहले भी बताया था कि शुभंकर कहा करते हैं, ठीक है। गज सिंह इसका नाम दिया गया है, गज सिंह इसको नाम दिया गया है। स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, हार्ट ऑफ अ लायन, ठीक है, हाथी का जो है स्ट्रेंथ रहे और जिगरा किसकी तरह रहे, शेर वाला रहे, तो काफी अच्छा इसका शुभंकर है। इसमें कहा गया है कि होस्ट बिहार विल बी स्टैगिंग इट्स फर्स्ट बिगेस्ट मल्टी डिसिप्लिन स्पोर्ट इवेंट इन इट्स हिस्ट्री where more than 6,000 athletes we complete in 27 medal sport till May 25। तो 6,000 एथलीट्स हैं 27 मेडल्स के लिए, ये आपका प्रतिद्वंद करेंगे। महाराष्ट्र विल एम फॉर अ हैट्रिक ट्रिक ऑफ टाइटल्स हैविंग वोन द टीम चैंपियनशिप इन मध्य प्रदेश 2023, तमिलनाडु 24। तो महाराष्ट्र चाहेगा कि इनकी हैट्रिक आपका लग सके, ठीक है। बिहार विच फाइनलाइज 21st in the last Khelo India Youth Game in Tamil Nadu will take inspiration from the fact that a state has also done well whenever it hosted the youth games। आप जानते हो कि भारत सरकार लगातार हमारे खेल को वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहा है, और आपको याद होगा भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम आने वाले 2032 और 2036 के ओलंपिक गेम्स में अपने तरफ से बिड डालेंगे कि वो गेम्स भारत में आपका हो। It is a pertinent to mention that Bharat have bid to host the 2036 Summer Games। Several Khelo India athletes will feature in these games and all eyes will be on their performance। In the last games 30 records were created। तो बड़ी अच्छी बात है कि इस प्रकार के गेम्स भारत में किया जा रहा है, हमारे खिलाड़ियों को, उनके कोचेस को उत्साहित किया जा रहा है कि वो लगातार आए, भारत सरकार बैकिंग देगी। और अभी के जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर के जो मिनिस्टर हैं वो मनसुख मांडविया हैं, ठीक है, इनको आप यहाँ पर देख पा रहे हो। बिहार के चीफ मिनिस्टर अभी नीतीश कुमार जी हैं। और मैं आपको बता दूं कि भारत का कोई भी आधिकारिक ऑफिशियल गेम नहीं है, ना ही भाषा है, ना ही आपका गेम है। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट की तरफ, और यहाँ पर हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में भी इलेक्शन हुआ है और एक बार फिर से वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर एंथोनी अल्बनीज थे वो जीत कर आ गए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनको आपका कॉन्ग्रेचुलेट किया गया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर कार्य करेंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस में, ट्रेड में, एनर्जी में, कल्चर में एक साथ हैं। और यहाँ तक आप सभी जानते हो कि जब भी क्रिकेट का मैच भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है तो वो काफ़ी रोमांचकारी रहा करता है। साथ ही साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया क्वाड में भी हैं, जिसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहा जाता है। बहुत सारी एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज भारत और ऑस्ट्रेलिया करता है, जैसे कि सबके नाम मैं आपको बता देता हूँ। ऑसी इंडेक्स, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज है। इसके साथ एक्सरसाइज बाइसन, एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद ना, एक्सरसाइज पिच ब्लैक ये ऑस्ट्रेलिया होस्ट करता है। एक्सरसाइज काकाडू ये भी ऑस्ट्रेलिया होस्ट करता है। एक्सरसाइज मिलन भारत करता है। एक्सरसाइज मालाबार ये क्वाड की एक्सरसाइज है, ठीक है। क्वाड में आपके टोटल 4 कंट्रीज आती हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ठीक है। इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी के लिए इस ग्रुप को 2017 में बनाया गया था। इन सभी बातों को आप सभी जरूर याद रखिए। और क्रिकेट का जो मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का था, 2023 जो नवंबर में हुआ था, उसको ऑस्ट्रेलिया की मेंस क्रिकेट टीम के द्वारा भारत को फाइनल में हराकर जीता गया था, ठीक है। इतना आपको पता चल गया होगा। कॉपी में नोट्स बनाइए, जहां कहीं ना समझ में आए तो मुझसे आप जरूर पूछिए। नेक्स्ट इवेंट की तरफ हम सभी चलेंगे। भारत बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक बार फिर से भारत के द्वारा अभूतपूर्व उपलब्धि को प्राप्त किया गया है। यहाँ पर बताया गया कि यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ 2 जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज इन भारत। अच्छा, इन राइस वेराइटीज से क्या क्या होगा इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसको तो पूसा राइस नाम दिया गया है, ठीक है। और इसमें कहा गया कि ये ड्रॉट एंड सॉल्ट टॉलरेंट राइस वेराइटी रहेगी। अगर मान लीजिए सूखा है, बारिश कम हुई है, ठीक है, तो ये अपने आप को ग्रो करवा लेगी। इसमें न्यूट्रिएंट्स भी काफी अधिक रहेंगे, जैसे कि डेवलप्ड यूजिंग CRISPR Cas9। की बेनिफिट्स देख लीजिए, नीड्स लेस वाटर, लोअर स्ट्रोमेटल डेंसिटी, ग्रो मोर टिलर्स, बिगर लीव्स एंड मोर गेन्स, यील्ड बेटर विदाउट स्ट्रेस, हैंडल स्ट्रेस, परफॉर्म वेल अंडर ड्रॉट एंड सॉल्ट।
डेवलप्ड बाय ICAR, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में आपका है। ठीक है, इसमें डॉक्टर विश्वनाथन और उनकी टीम ने सबसे बड़ा योगदान दिया हुआ है। तो इसका नाम क्या रखा गया, पूसा राइस DSTI। DRR धन 100 इसमें क्योंकि 2 वैरायटी है ना, इसको कमला नाम दिया गया है। So developed using SDN first genome editing in popular Samba Mansuri, the high yielding variety, it's a game changer for rice cultivation. Features क्या है, पहला 19% increase in grain yield, 15 to 20 days early maturity, moderate drought tolerance, retain grain quality। इसको आपका डॉक्टर सत्येंद्र के मंगरुथुया, डॉक्टर RM सुंदरम, टीम ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च राइस रिसर्च हैदराबाद के द्वारा इसको डेवलप किया गया। तो भारत अच्छा है कि कम समय में अच्छी उपज चावल से संबंधित हम इसको उगा पाएंगे, और ये सब जो हमारी फसलें हैं उस पे भारत आपका बेहतर तरीके से कार्य करेगा, जिससे कि भारत के जो 145 करोड़ नागरिक हैं और 80 करोड़ लोगों को जो गारंटीड राशन दिया जाता है वो भूखे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। इसका अगर हम बैकग्राउंड के बारे में बात करें, सो द ICAR हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी DRR राइस 100 कमला एंड पूसा DST राइस 1। तो दोनों के नाम याद रखे रहिए, और इसको ICAR के द्वारा डेवलप किया गया है। These varieties have the potent to bring about revolutionary changes in terms of higher production, climate adaptability and water conservation। तो सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए और याद करते जाइए। इसी के साथ अब हम डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जान लें। आप जान ही रहे हो कि लगातार भारतीय वायुसेना के चीफ, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी के चीफ प्रधानमंत्री से बात करते जा रहे हैं, और इस बार का जो भारत का जवाब पाकिस्तान को होगा वो अभूतपूर्व रहेगा, और ऐसी कल्पना पाकिस्तान ने अपने कभी इतिहास में नहीं की होगी। ठीक है, तो अब भारत जो है फास्ट ट्रैक प्रोसीजर वी शॉर्ट्स, जिसको आपका नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल कहा जाता है, उसकी कर रही है। वी शॉर्ट का फुल फॉर्म वेरी शॉर्ट, ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम आपका रहा करता है। तो हम इस मिसाइल सिस्टम के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन को बना सकें और दुश्मन को 6 किलोमीटर के रेंज में उनके जो एरियल टारगेट्स हैं उसको तबाह कर पाएं। ये एक प्रकार का मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको आप कंधे पर रखकर फायर करते हो, और 6 किलोमीटर की दूरी पे कोई भी हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट या फिर आपका UAV, ड्रोन आता है उसको आप तबाह कर पाओगे। इसमें कहा गया है कि द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज in coordination with Army on Friday released a request for proposal for 48 launchers, 48 night vision and 85 missiles and a mobile missile testing station under the वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, ठीक है, तो ये एक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो 6 किलोमीटर होती है, तो इसलिए वेरी शॉर्ट रेंज कहते हैं, और एक इंसान आसानी से इसको पकड़ के टारगेट को लॉक करके बस आपको फायर कर देना है। जैसे आपने फायर किया तो दुश्मन का वो वेपन तबाह हो जाएगा। द न्यू सप्लाईज ऑफ द IGLA-S एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल हैव बीन रिसीव्ड बाय द इंडियन आर्मी a couple of weeks ago and are being provided to the forward formation taking care of threat। अब इसको हमने IGLA-S जो वेपन सिस्टम है उसको रशिया बनाता है, वहां से हम इसको लिया करते हैं, तो अब हम नाइट विजन डिवाइस, मिसाइल्स, लॉन्चर्स और भी हम खरीदेंगे, इसीलिए फास्ट ट्रैक प्रोसीजर पर इसको चलाया जा रहा है, और इनकी जो टोटल कॉस्ट रहेगी वो 260 करोड़ रुपए आपकी आने वाली है, और इसमें इंफ्रारेड सेंसर्स आपके लगे हुए हैं, जिससे कि भारतीय वायुसेना को काफी बढ़त आपकी मिलती जाएगी। तो ये काफी अच्छे तरीके से भारत सरकार के द्वारा इस सिस्टम को चलाया जा रहा है। अगर हम इस सिस्टम के बारे में जानें तो एमंग द इमरजेंसी एक्विजिशन वर रशियन ओरिजिन IGLA-S मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, और इसको भारत में अडानी डिफेंस के द्वारा असेंबल किया जाता है। 1989 से लेकर अभी तक ये आपका सर्विस में है, और ये 6 किलोमीटर तक के लॉन्गर इंटरसेप्शन को आसानी से प्रिसाइजली टारगेट करके उसको डिस्ट्रॉय कर पाने में सक्षम है। तो ये भारत के लिए काफी अच्छी बात है, और इस बार हमें पाकिस्तान को अच्छे तरीके से जवाब देना है, क्योंकि 1 लाख से अधिक हमारे नागरिकों की, हमारे सैनिकों की इन्होंने जान ली है 1947 से लेकर अब तक। अब भारत खून नहीं बहाएगा, भारत इनका पानी रोकेगा और इनका खून लेगा, क्योंकि खून के बदले खून हम चाहते हैं। इसी के साथ भारत ने डिफेंस में एक और इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है। ये क्या है? भारत सिक्योर्स
हॉकआई 360 टेक्नोलॉजी डील विथ अमेरिका फॉर मैरीटाइम सर्वेलेंस फॉर डार्क शिप्स इन इंडो पैसिफिक। तो आप जानते हो कि भारत और अमेरिका क्वाड में शामिल हैं। अमेरिका ने भारत को अपना इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पहले से डिक्लेयर किया हुआ है और अभी हाल ही में मैरीटाइम डोमेन क्षेत्र में इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी करने के लिए अमेरिका के द्वारा भारत को हॉकआई 360 टेक्नोलॉजी का एक प्रकार से सब्सक्रिप्शन दे दिया गया है, जिसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 131 मिलियन यूएस डॉलर आ रही है। ठीक है, द प्रपोज सेल विल इंप्रूव इंडियाज कैपेबिलिटी टू मीट करंट एंड फ्यूचर थ्रेट्स बाय ब्लास्टरिंग इट्स मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, एनालिटिकल एबिलिटीज एंड स्ट्रेटेजिक पोस्चर। अब देखिए, इससे सबसे ज्यादा डर में कौन रहेगा, चीन रहेगा, क्योंकि चीन आप जानते हो अपने रिसर्च सर्वे वेसल्स को भारत की तरफ भेज देता है, सबमरीन्स को भेज देता है। तो ये जो हॉकआई सिस्टम अमेरिका का है, वो किसी भी डार्क से डार्क ऑब्जेक्ट को, आप जानते हो रात में कुछ चीज दिखती नहीं समुद्र में, तो उसको भी पढ़ पाने में और उसको पकड़ने में सक्षम रहा करता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स सी विजन सॉफ्टवेयर, preferred software enhancement, training through a technical assistance field team, remote software, analytic support, documentation and other logistic and program support। अमेरिका इसका एक्सेस जल्दी किसी को नहीं देता है, लेकिन उन्होंने 131 मिलियन यूएस डॉलर में भारत को आपका दिया हुआ है। इसकी टेक्नोलॉजी को बात करें तो इसको कहते हैं गो डार्क। ठीक है, हॉकआई 360 आप जानते हो ना, यानी कि पूरा कवरेज कवर करना, is a private American company that operates a network of satellites in low earth orbit। जो LEO होता है, वहां पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको टारगेट करती है और रेडियो फ्रिक्वेंसी को ट्रैक करती है, जिससे कि आप किसी भी शिप, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स, कोस्टल सिस्टम को ट्रैक कर पाए कि वो कहां पर जा रहा है, उसका टाइप क्या है। और इससे भारत की जो क्षमता है, मेरीटाइम पावर है, वो अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन में काफी बढ़ सकेगी। तो हॉकआई का मतलब भारत के लिए क्या है, सबसे पहला एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भारत को डीपर विजिबिलिटी प्राप्त हो पाएगी। कहते हैं कि ना, अर्जुन ने इंद्र भगवान से जब वरदान मांगा था तो इंद्र ने उन्हें क्या दिया था, निद्रा आसन दी थी कि तुम रात में भी लड़ाई कर सकते हो, तुम्हें कभी भी नींद नहीं आएगी ना। बाकी सब क्या है, दिन में आपको काम कराया, रात में आप कुछ घंटे तक रह पाओगे, फिर आपकी क्षमता कम होने लगेगी। लेकिन अर्जुन को ये वरदान प्राप्त था, निद्रासन। ठीक है, वो नींद पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी। तो चाहे जितना दिन हो जाए, चाहे जितनी रात हो जाए, वो लड़ सकता था और रात के अंधेरे में भी अपने टारगेट को देख सकता था। तो उसी प्रकार से ये हॉक आई है। ठीक है, समझ लिया होगा आपने। इंडियन फोर्सेस ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स सच एज अ पोसाइडन 8i मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, जिसको भारत ने अमेरिका की कंपनी बोइंग से खरीदा हुआ है। लगभग 9 के करीब इस प्रकार का हमारे पास एयरक्राफ्ट है, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर सर्वेलेंस के लिए काम में लिया जाता है। और मैंने पहले बताया, क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ शामिल है। इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट इवेंट की तरफ ले जाऊंगा जो स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है। यहां पर आप देख पा रहे हो कि कलिंग सुपर कप 2025 अभी आपका भुवनेश्वर में संपन्न हुआ, जहां पर गोवा के द्वारा गोवा की फर्स्ट ट्रॉफी को, ठीक है, फुटबॉल कप में आपका जीता गया है। इट वॉज गोवा सेकंड सुपर टाइटल ओवरऑल, मेकिंग देम द फर्स्ट क्लब टू विन द टूर्नामेंट ट्वाइस। और इन्होंने जमशेदपुर को हराकर इस टाइटल को आपको जीता है। इस प्रकार से इन्होंने अपना AFC चैंपियनशिप लीग, जो कि 25-26 में होने वाली है, अपने क्वालिफिकेशन को सिक्योर कर लिया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगर अभी तक जो मैंने पढ़ाया, अगर कोई आपको डाउट हो, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर पूछिए। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। पहला प्रश्न आपके लिए, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द ISA, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, प्रमोटिंग विंड एनर्जी ग्लोबली। सेकंड, मोबिलाइजिंग ओवर 100 बिलियन US डॉलर फॉर सोलर एनर्जी बाय 2030, रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल यूसेज इन डेवलप्ड कंट्रीज, या फिर बिल्डिंग न्यूक्लियर प्लांट्स अक्रॉस अफ्रीका। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, 100 बिलियन US डॉलर को 2030 तक सोलर एनर्जी सेक्टर में मोबिलाइज करना। अगला प्रश्न, ISA को कब आपका इस्टेब्लिश किया गया था? तो जैसा मैंने बताया, भारत फ्रांस ने पेरिस जो आपका समिट हुआ था COP21, उसी में 30 नवंबर 2025 को मिलकर आपको इसको इस्टेब्लिश कर लिया था। अगला प्रश्न, व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल सिस्टम डिड भारत इंडियन आर्मी रिसेंटली रिसीव फ्रॉम रशिया? S-400, ईगला एस, ब्रह्मोस या फिर अस्त्र? तो भारत ने रशिया से अभी अपने एंटी डिफेंस सिस्टम ईगला एस को रिसीव किया हुआ है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द रूल ऑफ द ईगला एस
मिसाइल सिस्टम, लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर स्ट्राइक, नेवल एंटी सबमरीन ऑपरेशन, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक टारगेटिंग। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि 6 किलोमीटर के आने वाले किसी भी एरिया में जो टारगेट होता है उसको ध्वस्त कर देती है। अगला प्रश्न आपके लिए, व्हेन इज वर्ल्ड पोर्टुगीज लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड? मार्च 10, 5 मई, 15 जून या फिर 12 अक्टूबर? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आज यानी कि 5 मई को वर्ल्ड पोर्टुगीज डे आपका मनाया जा रहा है और यूनेस्को ने कहा था, ठीक है, कि 2019 में कि इसको हम हर साल 5 मई को मनाएंगे। अगला प्रश्न, व्हाट अचीवमेंट डिड एफसी गोवा रिसेंटली सिक्योर? फर्स्ट प्लेस इन आईएसएल 2025, एंट्री टू फीफा वर्ल्ड कप या फिर देयर सेकंड सुपर कप टाइटल या फिर क्वालिफिकेशन फॉर यूरोपा लीग? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, इन्होंने ओवरऑल सुपर कप टाइटल में दूसरा अपना विजय प्राप्त कर ली है। अगला प्रश्न, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 123rd मेंबर ऑफ द आईएसए? नाइजीरिया, अंगोला, केन्या, इथियोपिया? जैसा मैंने आपको बताया अभी अंगोला के प्रेसिडेंट भारत में आए हुए थे और अंगोला अब इस आईसी एग्रीमेंट पे साइन करके 123वां मेंबर सदस्य बन गया है। अगला प्रश्न आपके लिए, व्हाट एडवांस टेक्नोलॉजी हैज द यूएस अप्रूव्ड फॉर सेल टू इंडिया? पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, हॉकआई 360 टेक्नोलॉजी, F-35 फाइटर जेट्स या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम? सो राइट आंसर इज हॉकआई 360 सैटेलाइट टेक और इसकी पूरी वैल्यू कितनी पड़ी हुई है? 131 मिलियन यूएस डॉलर भारत को पड़ी है। अगला प्रश्न, व्हाट इनोवेशन वाज अचीव्ड बाय द ICAR इन द एग्रीकल्चर सेक्टर? न्यू इरिगेशन टेक्निक्स, डिसीज रेजिस्टेंट वीट, इंडियाज फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस या फिर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स डेवलपमेंट? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडियाज फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस। अगला प्रश्न, वेयर डिड DRDO सक्सेसफुली टच द स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म इन May 2025? तो भारत के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को हमारे DRDO के द्वारा मध्य प्रदेश के श्योपुर में आपका कंडक्ट किया गया। तो ये थे क्वेश्चन। अब हम आते हैं आज के होमवर्क पर। सो टुडेज होमवर्क इज, भारत में कोयले का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? द कोल इज यूटिलाइज इन विच एरिया ऑफ भारत मोस्ट? रेलवे, स्टील प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या फिर डोमेस्टिक फ्यूल में? आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। फैक्ट क्लिकर के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।